Hey students, welcome back to my channel. Today we are going to understand an important and very interesting technique in biochemistry and biotechnology called as protein electrophoresis. We will cover the basic principle, the working process and why this technique is so widely used in research and diagnostic. So stay tuned till the end. प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इट इज अ लैबोरेटरी टेक्निक दैट सेपरेट्स चार्ज्ड मॉलिक्यूल. इलेक्ट्रोफोरेसिस अब वर्ड में क्या है, इलेक्ट्रिक ये शब्द क्या है, ये वर्ड प्रेजेंट है. सो इस टेक्निक में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया जाता है और उसकी हेल्प से जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, इनको सेपरेट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर साइज या शेप. इसके बेसिस पे उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. एज वी ऑल नो डीएनए और आरएनए पे चार्ज नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है उन पे ड्यू टू दी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट. उनके स्ट्रक्चर में जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी वजह से डीएनए और आरएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है. वेयरएज जो प्रोटीन है, प्रोटीन ये पॉजिटिवली चार्ज भी होता है, नेगेटिवली चार्ज भी होता है, राइट. सो ये जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, उनके साइज और शेप के बेसिस पे. सो कैसे होता है ये टेक्निक देखो. सो मॉलिक्यूल्स माइग्रेट थ्रू अ जेल, it migrate through a gel or a matrix towards opposite electrode with smaller molecules moving faster than the larger one. अब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे मूव होंगे, डीएनए आरएनए या प्रोटीन मूव कैसे होंगे, तो ये एक जो मैट्रिक्स होता है उस पर मूव करते हैं और ये मूव करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डीएनए और आरएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, राइट. सो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव की साइड पे अट्रैक्ट होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, और वैसे वो क्या करते हैं, पॉजिटिव साइड पे मूव करते हैं. और अब जो ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है वो कैसे मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे, राइट, एज कंपेयर टू द लार्जर वन, क्योंकि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है उनका वेट भी कम होगा. सो इट इज इजी टू, मतलब वो फास्ट मूव कर सकते हैं, बट लार्जर वन जो है वो फास्टली मूव नहीं कर सकते, वो स्लो मूव करेंगे एज कंपेयर टू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, एक पतला इंसान है और एक मोटा इंसान है. सो पतला इंसान फास्ट मूव कर सकता है, वैसे जो थोड़ा मोटा है उसको चलने में या भागने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, राइट. सो ऐसे ही स्मॉलर मॉलिक्यूल फास्ट मूव करेंगे और जो लार्जर है वो थोड़ा स्लो मूव करेंगे. अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये जो ग्रे कलर का है, इनको हम वेल्स बोलते हैं. इन वेल्स में हम सैंपल्स को लोड करते हैं. अब ये जो वेल्स होते हैं वो किस साइड पे होते हैं, वो होते हैं ये जो ब्लैक कलर नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं कैथोड. क्या बोलते हैं उसको, कैथोड बोलते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है उस साइड पे. और जो सेकेंड साइड है यहाँ पे पॉजिटिव रेड कलर का, उसको हम एनोड बोलते हैं. ब्लैक कलर कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, रेड कलर एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है. वेल्स कौन से साइड पे होते हैं, ब्लैक, कैथोड के साइड पे क्या होता है, वेल्स होते हैं. वहां हम क्या करते हैं, सैंपल को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट हम क्या करते हैं, सैंपल को लोड करते हैं. लोड करने के बाद जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करेंगे तो इस टाइप से आपको क्या दिखेंगे, यहाँ पे बैंड दिखेंगे. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बैंड है, लास्ट वेल में जो बैंड है वो थोड़ा सा मोटा दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, राइट. उसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा हाई है तो वो बहुत थोड़ा सा मूव हुआ है, वेरएज पहले वेल में जो सैंपल है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, राइट. तो वो क्या हुआ है, फास्ट मूव हुआ है. सो ऐसे एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको क्या दिखता है, जेल पे ऐसे आपके फ्रैगमेंट्स दिखते हैं. Now the next one, that is types of electrophoresis. So basically there are two types of electrophoresis. So first one is agarogel electrophoresis and the second one is protein electrophoresis. So हम फर्स्ट वन देखते हैं. एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, इसमें जो मैट्रिक्स बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ एगारोस. जहां पे जिस पे सैंपल रन करेगा वो किससे बना होता है, एगारोस से बना होता है. सो इट इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए सैंपल. सो ये जो एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो स्पेसिफिकली हम डीएनए और आरएनए के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं. जो हमारे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लिक एसिड है वो माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एनोड, ओके, विद स्मॉलर मॉलिक्यूल ट्रैवलिंग फास्टर देन द लार्जर वन, ओके. देन द सेकेंड वन इज प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम स्पेसिफिकली जो टेक्निक देखने वाले दैट इज एसडीएस पेज. सो सोडियम डूडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब इसमें देखो यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया पॉलीएक्रिलामाइड.
पॉलीएक्रिलामाइड। सो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में या एसडीएस पेज में हम यहाँ पे जो मैट्रिक्स यूज करते हैं वो किसका बना हुआ होता है? सो इट इज मेड अप ऑफ एक्रिलामाइड एंड बिसएक्रिलामाइड। एगेरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगेरोस का बना है और प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस या एसडीएस पेज में एक्रिलामाइड या बिसएक्रिलामाइड, एक्रिलामाइड एंड बिसएक्रिलामाइड का वो बना हुआ होता है। It is used for the isolation and purification of protein. So agarose electrophoresis for DNA and RNA matrix is made up of agarose. In protein electrophoresis, it is used for the separation of protein sample. Okay, and the matrix it is made up of acrylamide and bisacrylamide. Migration is based on molecular size of protein. Okay, so अभी हम specifically क्या करते हैं? प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में देखते हैं. So protein electrophoresis, it is a fundamental laboratory technique used to separate protein within a sample based on their charge, size, shape using an electric field. अब देखो, for example, एक आपको क्या दिया है? एक आपको sample दिया है, प्रोटीन का sample. ओके, सो हम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से क्या कर सकते हैं? ये जो सैंपल है उसमें से हम जो प्रोटीन है उनको सेपरेट कर सकते हैं. सो ऐसे वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे. किसकी बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑन देयर चार्ज, साइज एंड शेप. इसके बेसिस पे हम उनको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, अंडर करंट प्रोटीन माइग्रेट थ्रू अ मैट्रिक्स टूवर्ड्स ऑपोजिट इलेक्ट्रोड. अब वहां पे मैट्रिक्स में जेल तो होता ही है और रन करने के लिए क्या होता है? उसमें बफर भी प्रेजेंट होता है. So it moved towards opposite electrode, allowing for the separation into distinct band that can be identified and quantified. Okay. So denatures protein with SDS. अब जो हम SDS पेज है तो इसमें SDS यूज करेंगे, दैट इज सोडियम डोडेसाइल सल्फेट हम यूज करेंगे. अब इसका मेन रोल क्या होता है? देखो SDS का. अब अगर अगैरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर हमें डीएनए और आरएनए को सेपरेट करना है तो उस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है. किस पे? डीएनए और आरएनए पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है. बट इन केस ऑफ प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज, दे आर नेगेटिवली चार्ज. ओके, सो उन पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं. तो वो कैसे मूव करेंगे? वो मूव कैसे करेंगे? सो उनको इक्वल सब पे एक ही चार्ज हो, इसलिए उनको ट्रीट किया जाता है विद द सोडियम डोडेसाइल सल्फेट. अब इसको एनाइनिक डिटर्जेंट भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? एनाइनिक डिटर्जेंट. इसका काम क्या होता है? ये सब प्रोटीन को क्या करता है? नेगेटिव चार्ज देता है. क्या करता है? अगर उस प्रोटीन के पास पॉजिटिव भी चार्ज हो तो एसडीएस क्या करता है? उसको नेगेटिव चार्ज दे देता है. ओके, सो हम एक साइड पे सब लोड कर सकते हैं सब सैंपल को और फिर वो पॉजिटिव की टुवर्ड्स मूव होगा, राइट. सो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में एसडीएस का यूज किया जाता है विच इज एन एनाइनिक डिटर्जेंट, जिसका काम क्या होता है? प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज देना. ओके, जब हम एसडीएस पेज का प्रोसेस रन करते हैं, प्रोटोकॉल रन करते हैं, तो वहां पे आपको ऐसे दो टाइप की प्लेट दिखेंगी. एक होती है रेक्टेंगुलर प्लेट एंड द सेकंड प्लेट इज द नॉच प्लेट. इसको नॉच प्लेट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है, पूरा रेक्टेंगुलर नहीं होता ये. ओके, और यहाँ पे स्पेसर्स होते हैं. क्या होते हैं? स्पेसर्स. अब इसकी अरेंजमेंट देखो कैसी होती है. सो पहले हम रेक्टेंगुलर प्लेट को रखते हैं. ओके, सो इन सभी जो यूनिट है, जो ये सब प्लेट्स है, स्पेसर है, इनको पहले आपको इथेनॉल से वाइप करना है. वाइप करने के बाद आपको क्या करना है? पहले रेक्टेंगुलर प्लेट लेना है, उसके दोनों साइड्स पे आपको स्पेसर रखना है. स्पेसर क्यों रखना है? क्योंकि अब वो जेल जो आप पोर करने वाले हो वो लीक नहीं होना चाहिए किसी भी साइड से. ओके, सो रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर अभी आपको स्पेसर रखना है. स्पेसर के बाद इसके ऊपर आपको रखना है ये जो नॉच प्लेट है, इसको रख देना है. और रखने के बाद अब विद द हेल्प ऑफ क्लिप आपको क्या कर लेना है? ये चारों साइड को क्या करना है? आपको पैक कर देना है. क्लिप्स होती है और क्लिप्स का यूज करके ये चारों साइड का आपको क्या करना है? पैक करना है. ओके, सो ये हो गया असेंबली. आपकी यूनिट की क्या होगी? असेंबली होगी. उसके बाद देखो स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो फर्स्ट स्टेप क्या है? सीलिंग द असेंबली विद एगेरोस जेल. अब आपने देखो ये साइड्स को क्या क्या आपने ब्लॉक कर दिया स्पेसर्स का यूज करके, बट ये जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा सा फ्री होगा ना, लाइक अगर आप उसमें कुछ भी पोर करोगे तो वो लीक हो सकता है. सो इसके लिए हमें क्या करना है? सीलिंग द असेंबली विद द एगेरोस जेल. उसके लिए हमें 1% एगेरोस बनाना है. अगर आपको 10 ml बनाना है तो उसमें आप 0.1 ग्राम क्या डालो? एगेरोस पाउडर डालो. बॉइल करो उसको एंड उसको पोर करो
pour a thin horizontal layer at the lower edge of the plate. वो जो lower edge थी, ये जो नीचे की साइड है, वहां पे आप इस जो एगेरोस है इसको क्या कर दो, इसको पोर कर दो। पोर करो, पोर करने के बाद क्या करो, लेट इट सॉलिडिफाई बाय अलाउिंग इट टू कूल डाउन फॉर 5 to 10 मिनट्स। पोर करने के बाद आप 5 to 10 मिनट्स क्या करो, वेट करो। अब ये जो असेंबली सील करना होता है, इट इज अ थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है, क्योंकि एक भी कॉर्नर अगर रह गया तो फिर वहां से लीक होना शुरू होता है। सो अगर मैं आपको इजी टेक्निक बताऊं तो क्या करना, जब आप असेंबली तैयार कर लो, क्लिप लगा लो उसको, उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल रखना नीचे। एल्यूमिनियम फॉइल पे आपका यूनिट रखो, राइट, वो स्पेस बन जाएगा थोड़ा सा एल्यूमिनियम फॉइल के लिए। उसमें से यूनिट निकालो और ये जो बॉईल करने के बाद आपका जो एगेरोस जेल होगा वो एल्यूमिनियम फॉइल में पोर करो आप, और उसके बाद आपकी यूनिट को फिर से उसमें रख दो। फिर वो क्या हो जाएगा, अच्छे से क्या हो जाएगा, और वैसे ही रखो उसको, हिला टू 10 मिनट्स के बाद वो क्या हो जाएगा, आपका जो एगेरोस जेल था वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। मतलब आपका जो नीचे का अभी जो लीक नहीं होगा, सील हो जाएगा आपका जो यूनिट है वो। ठीक है, अभी देखो आपने क्या किया, आपने रेक्टेंगुलर प्लेट लिया, उस पे स्पेसर रखा, उस पे नॉच प्लेट रखा, फिर सब साइड से क्लिप्स रख के क्या किया, उसको सील कर लिया, और नीचे जो बॉटम है उसको आपने सील कर लिया विद द हेल्प ऑफ एगेरोस जेल। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप सो। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेप है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ 12% सेपरेटिंग जेल। अभी जो एसडीएस पेज होता है, सो टू टाइप्स के जेल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सेपरेटिंग जेल और एक होता है स्टैकिंग जेल। सो ये जो नीचे का होता है ये क्या होता है, सेपरेटिंग जेल होता है। सो दिस इज सेपरेटिंग जेल। ओके, सो ये जो सेपरेटिंग जेल है इसमें ट्रिस बफर होता है, एसडीएस होता है, एक्रिलामाइड, बिसक्रिलामाइड, एपीएस होता है, टिमेड होता है, डिस्टिल वाटर होता है। सो इस सब का आपको एडिशन करना है। अगर इसका अप्रोप्रिएट आपको क्वांटिटी जानना है कि कितना एडिशन करना है, क्या करना है, सो मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया हुआ है जिसमें आपको मिलेगा कि हम सेपरेटिंग जेल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप वहां जाके देख सकते हो। सो आपको क्या करना है, सब कंपोनेंट्स को ऐड करना है एक बीकर में, एंड रिमेंबर एपीएस जो है अमोनियम पर सल्फेट, ये आपको फ्रेशली प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है, फ्रेशली प्रिपेयर करना है। और एपीएस और टिमेट को आप एट द एंड ऐड करो। ये जो कंपोनेंट का आप मिक्सचर तैयार कर रहे हो ना, आप ट्रिस बफर डालो, एसडीएस डालो, एक्रिलामाइड बिसक्रिलामाइड डालो, डिस्टिल वाटर डालो, बट एट द एंड आपको एपीएस और टिमेट डालना है। ये क्यों, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, अब जैसे कि हमने पहले देखा जेल किससे बना हुआ है, एक्रिलामाइड और बिसक्रिलामाइड से, राइट। बट इसको जेल फॉर्मेशन करने में कौन मदद करता है, तो एपीएस और टिमेट करता है। कौन करता है, एपीएस और टिमेट हेल्प करता है। सो दैट्स व्हाई एपीएस और टिमेट आप लास्ट में ऐड करो। ओके, सो एज सुन एज आप एपीएस और टिमेट डालोगे, क्रॉस लिंकिंग शुरू हो जाता है और जेल फॉर्म हो जाता है सडनली। सो इसलिए आपको एपीएस और टिमेट एट दी एंड ऐड करना है। सो ये सब कंपोनेंट्स ऐड करने के बाद pour the gel in between the plate and allow it to solidify for an hour. ये जो आपने सब प्रिपेयर करके आपने उस यूनिट में क्या कर देना है, पोर कर देना है। पोर करने के बाद आपको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए वेट करना चाहिए, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। Immediately after the gel is poured, add distilled water to level the gel. After an hour, pour off the water by inverting the casting assembly. ओके, अब क्या हुआ, सेपरेटिंग जेल किया आपने। नाउ द थर्ड वन इज प्रिपरेशन ऑफ 5% स्टैकिंग जेल। अब स्टैकिंग जेल कैसे करोगे, टू प्रिपेयर स्टैकिंग जेल ऐड द कंपोनेंट एज फॉलो। सेम कंपोनेंट्स आपको ऐड करने हैं, बस उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, थोड़ा ज्यादा कम होगा। ओके, सो आफ्टर एडिशन ऑफ टिमेट जनरली मिक्स ऑल द कंपोनेंट बाय स्वेलिंग द बीकर। बीकर में एडिशन करोगे, टिमेट ऐड करने के बाद उसको मिक्स करो अच्छे से, और मिक्स करने के बाद फिर से आप क्या कर दो, पोर कर दो आपका स्टैकिंग जेल। और एज सुन एज आप स्टैकिंग जेल को पोर करते हो, इमीडिएटली प्लेस द कोम। आपको क्या करना है, कोम डालना है उस यूनिट में, अवॉइडिंग एयर बबल, उसमें एयर बबल नहीं आना चाहिए, एंड अलाउ इट टू सॉलिडिफाई फॉर 30 मिनट्स। अब हम देखते हैं एक्चुअली क्या होता है। लास्ट अब तक यहाँ तक हुआ था, हमने सील किया था विद द हेल्प ऑफ एगेरोस जेल, राइट। अब देखो आपका जो यूनिट है ना, उसको आप दो हिस्सों में बांट दो। आप मार्कर से क्या करो, लेकिन एक मार्क कर लो, एक लाइन मार्क कर लो। अब ये जो नीचे का जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे होगा हमारा सेपरेटिंग जेल या रिजॉल्विंग जेल। ओके, सो मार्क करो जैसे कि मैंने आपको बताया है, कंपोनेंट्स को ऐड करो, मिक्स करो और पोर करो। जब तक ये लाइन नहीं आती तब तक आपको क्या करना है, वहां पे पोर करना है। ओके,
पोर होने दो, उसको सॉलिडिफाई होने दो। अब ये जो सेपरेटिंग जेल है उसका पीएच कितना है? उसका पीएच है 8.8 और इसका जो पोरोसिटी होता है वो कैसे होता है? लेस पोरोसिटी होता है। मतलब जो पोर्स होते हैं उसके स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं सेपरेटिंग जेल के। ठीक है, ये सॉलिडिफाई होने के बाद क्या करो आप? फिर से क्या बनाओ? आप नेक्स्ट क्या बनाओगे? स्टैकिंग जेल बनाओगे, सब कंपोनेंट्स ऐड करोगे, फिर पोर करोगे, राइट। और स्टैकिंग जेल कैसे होता है? उसका पीएच 6.8 होता है और उसका पोरोसिटी हाई होता है। पोरोसिटी कैसे होता है उसका? हाई पोरोसिटी होता है। अब स्टैकिंग जेल का पोरोसिटी हाई क्यों और सेपरेटिंग जेल का कम क्यों है? अब देखो, जब आप क्या करते हो, अब ये दोनों जेल तैयार हो गए, सेपरेटिंग जेल, स्टैकिंग जेल। जैसे ही आप स्टैकिंग जेल को डालते हो उसमें आपको क्या करना होता है? ये कोम को डालना होता है। क्या करना है? कोम को डालना और उसको सॉलिडिफाई होने देना है। ओके। अब फोर्थ स्टेप क्या है? सैंपल प्रिपरेशन। अब उसको सॉलिडिफाई होने देना है, जो आपने कोम डाल के रखा है उस यूनिट में, उसको सॉलिडिफाई होने दो। तब तक आप क्या करो? सैंपल को प्रिपेयर करो। सैंपल प्रिपेयर कैसे करोगे? आपका जो भी प्रोटीन सैंपल है उसको आप क्या करो? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बाथ में उसको 5 to 10 मिनट्स के लिए उसको रख दो। क्यों रखना है बॉइलिंग वाटर बाथ में? तो जो प्रोटीन है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, राइट। सो उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका बॉइलिंग करते हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए। ओके। 100 डिग्री आई वुड से आप अवॉइड करो, 80 to 90 डिग्री रखो और 5 to 10 मिनट्स क्या करो? उस वाटर बाथ में आप प्रोटीन सैंपल को रख दो। ठीक है। अब देखो, आपने कोम डाला था, जब आप कोम निकालोगे, तो आपको कुछ तो ऐसे दिखेगा जेल। ओके, आपको जेल क्या होगा? ऐसे दिखेगा। अब आपको क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट आपका जो सैंपल है वो आपको ऐसे लोड कर देना है। वो जो प्रोटीन सैंपल होगा उसमें आपको जेल लोडिंग बफर डालना है। बफर डाल के आपको सैंपल लोड कर देना है सभी वेल्स में। अब मैंने क्या बोला था कि ये जो स्टैकिंग जेल होता है उसका पोरोसिटी हाई होता है और ये जो सेपरेटिंग जेल होता है उसका पोरोसिटी क्या होता है? उसके पोर्स स्मॉल पोर्स होते हैं, लेस पोरोसिटी होता है, राइट। तो क्यों होता है? देखो, अभी आप सैंपल लोड करोगे तो यहाँ पे हाई पोर्स की वजह से जो सैंपल आपका फास्ट 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 मूव करेगा, बहुत ज्यादा फास्ट मूव करेगा। बट जैसे ही वो सेपरेटिंग जेल में, इसलिए उसका नाम सेपरेटिंग जेल है ना, रिजॉल्विंग जेल है उसका नाम। तो जैसे ही वो सेपरेटिंग जेल में एंटर करेगा तो वो भी अकॉर्डिंग टू द साइज शेप धीरे धीरे पोर्स में से क्या होगा? धीरे 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 पास होगा और अच्छे से क्या हो पाएगा? यहाँ पे सेपरेशन हो पाएगा। ओके। सो अभी आपको क्या करना है? इलेक्ट्रोफोरेसिस पे लगा देना है। नेगेटिव साइड जो होगा, ब्लैक कैथोड साइड जो होगा, वहां पे आपने सैंपल लोड किया होगा और ये जो सब प्रोटीन सैंपल है वो रन करेगा टुवर्ड्स द रेड कैथोड, पॉजिटिव साइड की तरफ क्या करेगा? वो रन करेगा। आपको 100 वोल्ट पे आपको रख देना है, 1 to 1.5 आवर के लिए आपको रख देना है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के बाद आपको वो जो यूनिट है या जो आपका रेक्टेंगुलर प्लेट और नॉच प्लेट था उसके बीच में आपका जेल होगा, राइट। उसको अभी क्या कर लेना है? आपको निकाल लेना है। अब याद रखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पे आपको बफर भी ऐड करना है, ट्रिस ग्लाइसिन बफर उसको बोलते हैं, ट्रिस ग्लाइसिन एसडीएस बफर उसका नाम है, वो आपको ऐड करना है और फिर आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करना है। रन होने के बाद आपको आपका जो जेल है वो सेपरेट कर लेना है। ऐसे कुछ तो आपका जेल वहां पे दिखेगा। अब ये जो जेल आपने लिया है, राइट, अभी इसको आपको स्टेनिंग एंड डिस्टेनिंग स्टेप उसका करना पड़ता है। सो फिफ्थ स्टेप इज द स्टेनिंग। उसमें आपको क्या ऐड करना है? ऐड 50 ml ऑफ स्टेनिंग सॉल्यूशन। ये जो सब सॉल्यूशंस हैं, स्टैकिंग जेल, सेपरेटिंग जेल, एगेरोस जेल, स्टेनिंग सॉल्यूशन, डी स्टेनिंग सॉल्यूशन, ट्रिसग्लाइसिन बफर, इस सब के जो कंपोजिशन है उसके शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया, आप चाहो तो वहां जाके देख सकते हो। सो आपको क्या करना है? उस जेल को बड़े से पेट्री प्लेट में लेना है, जंबो पेट्री प्लेट बोलते हैं उसको। उसमें आपको लेना है और उसमें 50 ml क्या कर देना है? स्टेनिंग सॉल्यूशन को ऐड कर देना है। सो स्टेनिंग सॉल्यूशन ऐड करना है और उसको क्या करना है? स्वर्ल करते रहना टिल द बैंड्स आर विजिबल। थोड़ा सा व्हाइट बैकग्राउंड के पीछे देखोगे तो आपको थोड़े थोड़े बैंड्स क्या होंगे? दिखने लगेंगे। Sometimes the gel may have to kept overnight in the staining solution for the visualization of the band. Okay? अगर रात भर भी रखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? डी स्टेनिंग। अब स्टेनिंग होने के बाद आप क्या करोगे? थोड़ा सा उसको 2-3 बार डिस्टिल वाटर में आपको उसको, आपने स्टेनिंग सॉल्यूशन डाला, उसको स्वर्ल किया,
फिर आपको स्टेनिंग सोल्यूशन को डिस्कार्ड करना है और 2-3 बार उस जेल को आपको विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर क्या करना है, वॉश करके लेना है। और फिर आपको उसमें क्या डालना है, 50 ml ऑफ डी स्टेनिंग सोल्यूशन आपको उसमें डालना है। डालने के बाद फिर आपको कांस्टेंट मॉडरेट शेकिंग रखना है और मिक्स मिक्स करते रहना है। सो आफ्टर स्टेनिंग ऑफ द जेल आपको जेल कुछ ऐसे ब्लू 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 कलर का बैंड सॉरी ब्लू कलर का जेल आपको दिखेगा। और डी स्टेनिंग करने के बाद थोड़ा सा कलर क्या हो जाएगा, फेंट हो जाएगा। ओके और फेंट के बाद आपको उस पे ऐसे क्या दिखेंगे, सब बैंड्स दिखेंगे। ओके सेम जैसे बैंड्स हमने फर्स्ट स्लाइड में देखे थे वैसे ही है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम होगा, वो फास्ट मूव करेगा, वो सबसे आगे होगा। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है वो सबसे पीछे होगा, क्योंकि वो स्लो स्लो धीरे 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 मूव करते आगे आ रहा है। ओके सो लास्ट पॉइंट, एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो फर्स्ट प्रोटीन प्योरिटी एनालिसिस हम कर सकते हैं, प्रोटीन प्योर है नहीं है क्या है वो हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन एक्सप्रेशन मॉनिटरिंग, एक्सप्रेशन मॉनिटरिंग मतलब अगर कोई स्पेसिफिक जीन है तो वो एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं सेल में, उसका हम स्टडी कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। उसके बाद में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, डिटेक्ट शिफ्ट इन प्रोटीन मास कॉज्ड बाय मॉडिफिकेशन। मतलब प्रोटीन का एक मॉलिक्यूलर वेट है, बट उसमें जब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गया, एसिटाइलेशन हो गया, इसके बाद में उसके जो उसका जो वेट है उसमें क्या शिफ्ट आता है वो हम स्टडी कर सकते हैं, राइट। फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सब यूनिट स्ट्रक्चर स्टडीज, पेप्टाइड मैपिंग, प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन एंड फिंगरप्रिंटिंग। इट कंपेयर्स पॉलीपेप्टाइड कंपोजिशन अक्रॉस डिफरेंट सैंपल। सो ये सब क्या है, उसके एप्लीकेशंस है। Now, I hope you know how protein electrophoresis works and why those bands form. If this made the topic easy for you, don't forget to like the video and subscribe to the channel for more simple life science concepts. And tell me in the comments which topic should I explain next. Thank you.